नमस्कार मित्रों, बेल एंड इट्स प्रोसीजर पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 436, 437 सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के प्रावधानों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। पार्ट टू में हम लोग सेक्शन 438 सीआरपीसी जो एंटीसेपेटरी बेल को लेकर के पूरी उसमें डिटेल स्टडी हम लोग जो है पार्ट टू में कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में सेक्शन 439 जो पावर ऑफ सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिगार्डिंग द बेल के बारे में आज हम लोग विस्तृत बातचीत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर मजिस्ट्रेट की पावर से कंपेरेटिवली वाइडर पावर होती है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को जमानत प्रार्थना पत्र अलाउ या डिसमिस करने के लिए सेक्शन 437 सीआरपीसी में जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को मानने के लिए बहुत एक लेवल तक वो बाध्य नहीं है, लेकिन यह भी बात बहुत साफ है कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी में उसको ध्यान में रख करके ही सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट बेल एप्लीकेशन को अलाउ या डिसमिस करने के लिए अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी में जो एंटीसिपेटरी बेल को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन प्रिंसिपल और फैक्टर को एज इट इज़ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट फॉलो करता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सेक्शन 437 के रिस्ट्रिक्शंस को फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमने उसके लिंक को, पार्ट फर्स्ट के लिंक को और पार्ट टू के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप फिर से उस वीडियो को देखना चाहें तो इस रिस्ट्रिक्शन को और 438 सीआरपीसी में मेंशन्ड प्रिंसिपल और फैक्टर्स को आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। यदि अभियुक्त गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है, उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज है, तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को मूव करेगा। उसके बाद ही वह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में मूव करना चाहिए। उसे डायरेक्टली इसलिए मूव नहीं करना चाहिए। यदि सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना कोई व्यू दिया तो जाहिर सी बात है लोअर कोर्ट में चलने वाले ट्रायल या किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का ऑर्डर उसको मजिस्ट्रेट के माइंड में प्री जुडिस का काम करेगा। 437 सीआरपीसी में जो रिस्ट्रिक्शन है कि 7 साल या 7 साल से ऊपर के अपराध की होने की दशा में नॉन बेलेबल ऑफेंस में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 439 सीआरपीसी में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास वाइडर पावर है। इन सीरियस से सीरियस मैटर में, गंभीर से गंभीर अपराध की दशा में, गंभीर से गंभीर अपराध का अपराधी होने के दशा में भी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का स्वीकार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बहस को सुने बगैर इंटायर मटेरियल के प्रोड्यूस होने के बाद ही उसमें फाइनल ऑर्डर हो सकता है, अन्यथा नहीं करेगी कोर्ट। सेक्शन 439 सीआरपीसी के अनुसार जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जमानत प्रदान करने के अधिकारों के बारे में बातचीत करता है, इसमें साफ साफ यह बात है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट निर्देशित कर सकता है अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए, और साथ ही साथ इवन अगर वह अभियुक्त 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा का से दंडित करने वाले अपराध का अपराधी हो तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उस पर कंडीशन लगा सकता है। यहाँ तक कि यदि लोअर कोर्ट ने कोई कंडीशन लगाई है और दैट इज़ नॉट रीजनेबल, देन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उसे सेट असाइड कर सकती है या उसे मॉडिफाई भी कर सकती है। न्यायालय के पास यानी कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास पावर है कि अभियुक्त को वह इंटरिम बेल पर रिहा कर सकती है, और ये तब एप्लीकेबल होता है, तब तक एप्लीकेबल होता है जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोजिक्यूशन इंटायर मटेरियल को प्रोड्यूस ना कर दे और सारा जो फाइनल ऑर्डर
जब तक इस पर फाइनल आर्गुमेंट, फाइनल हियरिंग उस बेल एप्लीकेशन के होने तक अभियुक्त को इंटरिम बेल पर न्यायालय रिहा कर सकती है। इंटरिम बेल पर रिहा करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट कर सकती है। यदि लेसर सीरियस ऑफेंस है जिसमें जमानत होना लगभग तय है, अभियुक्त नाबालिग है, बच्चा है, महिला है, यदि उसके ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो फॉल्स हैं, फ्रीवलस हैं, मलाफाइड हैं, इन दैट केस हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अभियुक्त को इंटरिम बेल पर रिहा कर सकती है। यदि कोई अभियुक्त छात्र है और उसकी परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जमानत स्वीकार कर सकती है, इंटरिम बेल एक्सेप्ट कर सकती है अभियुक्त का। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इंटरिम बेल अगर अभियुक्त की अक्यूज की ग्रांट कर लिया है कोर्ट ने तो वह जो है रेगुलर बेल का एंटाइटल है। रेगुलर बेल हमेशा ऑन मेरिट ही डिस्पोज होती है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 439(2) में कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रावधान है। कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब क्या होता है कि यदि किसी अभियुक्त की नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत हो चुकी है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वह अगर उस केस में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं और साक्ष्य और तथ्य जो संकलित किए गए हैं उनके आधार पर वह ऑफेंस मोर सीरियस ऑफेंस यदि हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अभियुक्त के जमानत को निरस्त कर सकती है और उसको कस्टडी में लेने का आदेश दे सकती है। जाहिर है कैंसिलेशन ऑफ बेल का पावर केवल कोर्ट को है, पुलिस ऑफिसर को कैंसिलेशन ऑफ बेल का पावर नहीं है। एक लीडिंग केस गुरुचरण सिंह वर्सेज स्टेट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि जमानत हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है तो सेशन कोर्ट उस जमानत को तब तक निरस्त नहीं कर सकती है जब तक ट्रायल के दौरान उस केस में नए कंडीशंस, नए सर्कमस्टेंसेस, नए तथ्य न आ जाएं जो सेशन कोर्ट को पावर दें अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने के लिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस AC दीघे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि जुडिशियल डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज कोर्ट ने इलीगली, इम्प्रॉपरली और बियॉन्ड द लॉ किया है तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो जमानत है उसे निरस्त करना अनिवार्य हो जाता है। इवन उस केस में कोई सुपरवेनिंग कंडीशंस नहीं है, कोई ऐसा नया साक्ष्य, नया तथ्य नहीं है, उसके बावजूद भी उसको कोर्ट निरस्त करेगी। ऐसा इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। मुकदमे में जो इन्फॉर्मेंट हैं, कंप्लेनेंट हैं, वो भी व्यक्तिगत रूप से हायर कोर्ट्स में मूव कर सकते हैं जमानत को, अभियुक्त की हुई जमानत के विरोध में उसको निरस्त कराने के लिए हायर कोर्ट में पर्सनली वो मूव कर सकते हैं। इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस जॉर्ज विलियम में मद्रास हाई कोर्ट ने आदेशित किया कि किन किन परिस्थितियों में न्यायालय जमानत को निरस्त कर सकती है। तो उसमें सबसे पहली बात उन्होंने जो बोली, माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त ने सिमिलर ऑफेंस किया और ऑफेंस जमानत प्रदान होने के बाद यह पता चलता है, यह बात है उसमें आती है कि इसके पहले ही इस तरह के सिमिलर ऑफेंस में वह कन्विक्ट हो चुका है या उसका ट्रायल चल रहा है या उसने अपनी फ्रीडम और लिबर्टी को जो कोर्ट से जमानत के बाद उसको मिली उसको अब्यूज़ किया, उसने इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया, साक्ष्यों, तथ्यों और गवाहों को उसने जो है परेशान किया, उनको कोरिजिव फोर्स उनके अगेंस्ट यूज किया, उनको इंड्यूस करने की कोशिश की, पुलिस का जो प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का उसको उसने जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, वह फरार हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है अभियुक्त के जमानत को निरस्त कर सकती है। असलम लाल बाबा देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने कोर्ट ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त की जान खतरे में है और यदि अभियुक्त के एक्ट से समाज में डेंजर टू पीस है, डेंजर टू लाइफ
की स्थिति उत्पन्न हो गई है या अभियुक्त लगातार ऑफेंस को कमिट कर रहा है, सिमिलर ऑफेंस को कमिट कर रहा है, इस केस में, इस स्थिति में कोर्ट, न्यायालय अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर सकती है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बहुत ही पॉपुलर केस था, इसे कहा जाता था किस्सा कुर्सी का। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना एक बात होती है और जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के बाद उसे निरस्त करना ज़्यादा कठिन बात होती है। यह आसान है कि प्राइमा फेसाई ही उसके बेल को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाए, और जब कैंसिलेशन की बात होती है तो यह एक कंडीशंस प्रेसिडेंट उसमें होनी चाहिए कि यह प्रूफ करना होता है या इस्टेब्लिश करना होता है प्रोसिक्यूशन को कि उसने अटेम्प्टेड टू टेम्पर द विटनेस और अटेम्प्टेड टू टेम्पर द विटनेस और हैज़ टेम्पर्ड द विटनेसेस। इसके अलावा ही उसने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये ज़रूरी है कि अभियुक्त की जमानत को निरस्त किया जाए, और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है यह स्थापित करना होता है कि जो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज है केस के, जो इंटायरल मटेरियल है, वह इस बात को कह रहे हैं कि उसने मोर सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए उसके जमानत को निरस्त किया जाए। प्रहलाद सिंह भाटी वर्सेस एनसीटी दिल्ली में ये 302 का मर्डर का केस था, जिसमें लोअर कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट के बेल ऑर्डर को अपहेल्ड करके रखा। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बेल को निरस्त किया और यह कहा कि यदि अभियुक्त के ऊपर जो एलिगेशन जो लगाए गए हैं 302 के, ऐसे कोई भी साक्ष्य, कोई भी ऐसे तथ्य, कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो यह बात कह रहे हो कि वह जो आरोपी है उसके ऊपर किसी भी तरह से 302 का चार्ज इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, फिर भी मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है, मजिस्ट्रेट की जो पावर है, वह उसके पास 302 का ट्रायल नहीं है, अतः उसके यह जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास 302 में या जिन मामलों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी से की पनिशमेंट से पनिश करने का प्रावधान है, मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है कि इस तरह के मामलों में वह जो है अभियुक्त को, एक्यूज को जमानत दे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी केस में कहा कि एज्यूम करना कि जुरिस्डिक्शन है मजिस्ट्रेट के पास और एग्जैक्टली उसके पास एज पर लॉ जुरिस्डिक्शन हो, ये दो अलग बातें होती हैं। मजिस्ट्रेट के पास इस तरह के मामलों में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। HC वर्धन देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में ही बेल एप्लीकेशन के ऑर्डर पर इंटरफेयर कर सकती है। जो एक्सक्लूसिव पावर है, जो फाइनल आर्बिट्रेटर है इस मैटर में, इसको हाई कोर्ट को माना जाता है और हाई कोर्ट का ऑर्डर फाइनल माना जाना चाहिए। और अगर हम इस पूरी चर्चा को जो हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बेल एंड इट्स प्रोसीजर में किया था, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो यह बात सामने आती है कि मोर सीरियस ऑफेंसेस में जमानत प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से मिलने की संभावना होती है। लेसर सीरियस ऑफेंसेस में लोअर कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकती है विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन। 438 और 437 CRPC में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल के अनुसार ही न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार करती है। आज के वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। नमस्कार।